सभी को नमस्ते मेरा। आज हम एशल दोषी और पीसी जैन की बुक में से प्रबोधन युग, जिसने समाजशास्त्र की पृष्ठभूमि और समाजशास्त्र की विषय सामग्री तैयार की है, उसका एनालिसिस करेंगे। तो यह युग जो है 18वीं से 19वीं शताब्दी के यूरोप में एक और नया बदलाव देखने को मिला, जिसे प्रबोध युग कहते हैं। मतलब जो 17वीं शताब्दी तक थी, यानी 1699 तक, चूँकि सामंतवादी व्यवस्था थी यूरोप में और राजा का ही शासन था, तो उसको चुनौती दी गई। सामंतवादी चीज़ों को चुनौती दी गई। फ्रांसीसी क्रांति आई 1790 में, फिर औद्योगिक क्रांति 1760 में। तो समाज में बदलाव हुआ, तो उसी सामाजिक बदलाव के प्रति कुछ बुद्धिजीवी जो वर्ग थे उनका ध्यान आकर्षित हुआ और उन्होंने उस सामाजिक व्यवस्था में एक तर्क प्रधान व्यवस्था को देखा। यानी उन्होंने यह माना कि जो इस संपूर्ण संसार को समझा जा सकता है, जो संसार उसको हम समझ सकते हैं और उसका जो प्रयोग है मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए क्या किया जा सकता है। और इस युग की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तर्क। तो विचारकों ने तर्क को ईश्वर के बराबर समझ लिया। फिर जो उस स्टार्ट में जो था कि जो सामंतवादी जो व्यवस्था थी, जो राजा का शासन था, वो ईश्वर के द्वारा संचालित था। मतलब जो राजनीतिक व्यवस्था थी, जो सामाजिक व्यवस्था थी, उसमें धर्म की प्रधानता थी। तो फिर विचारकों ने फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति के बाद तर्क को महत्वपूर्ण समझा और कहा कि जो तर्क है वो ईश्वर के बराबर है और इस आधार पर समाज विज्ञान में ऐसे नियमों की खोज की जाने लगी जो प्राकृतिक विज्ञान के नियमों की तरह ही हो। क्योंकि जो प्राकृतिक विज्ञान है, जो गणित है, खगोल शास्त्र है, इसके अलावा भौतिक शास्त्र है, इनकी रचना हो चुकी थी और उनमें कुछ ऐसे नियम भी थे, जैसे न्यूटन ने जैसे गति का नियम दिया था, तो गति के नियम के अनुसार ही फिक्स नियम है। तो वैसे ही उन्होंने कहा जो समाज विज्ञान है उनमें भी ऐसे नियमों की खोज की जाने लगी जो प्राकृतिक विज्ञानों के नियमों की तरह हो। इस युग के विचारकों के लिए सत्य एक जीवन का अंतिम मुहावरा बन गया। जो 18वीं 19वीं शताब्दी में जो विचारक थे उनके लिए अब सत्य की खोज ही जीवन का अंतिम मुहावरा बन गया कि सत्य क्या है। इस सत्य की खोज में वे सभी सामाजिक संस्थाएं जो अंधविश्वासों, मिथकों और भावनाओं पर आधारित थी वो लड़खड़ाने लगी। दूसरे शब्दों में यह माना जाने लगा कि चर्च, राजा, प्रजाति आदि रूढ़िगत संस्थाएं तर्क के आगे टिक नहीं सकी और इसलिए इनकी खूब आलोचना होने लगी। वही जो राजा, प्रजा, चर्च की जो सत्ता उस टाइम पे चल रही थी, जो सभी घटनाओं के पीछे अलौकिक शक्ति को मान रहे थे, उन जो बुद्धिजीवी वर्ग के तर्क के आधार ये संस्थाएं क्या लड़खड़ाने लगी और इनकी आलोचना भी की जाने लगी कि जो भी घटनाएं घटित हो रही है उसके पीछे कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। इस पर विचार किया जाने लगा। तो तर्क को सबसे ऊंचा स्थान मिलना चाहिए। फिर 18वीं तथा 19वीं शताब्दी के विचारकों का पूरा विश्वास विज्ञान, तर्क तथा प्राकृतिक नियमों में था। अगस्त कॉम्ट जो 1798 से 1857 ईस्वी ने विज्ञानों का वर्गीकरण किया, जिसमें उन्होंने विज्ञानों में गणित, ज्योतिष को सबसे नीचे रखा क्योंकि वे अमूर्त हैं। उन्होंने जीव विज्ञान तथा समाजशास्त्र को विज्ञान की सोपान व्यवस्था में सबसे ऊपर रखा और इसका कारण यह है कि बात के ये दो विज्ञान आदमी और समाज के रूबरू होते हैं और इन सभी विचारों को इस युग में प्रत्यक्षवादी व्यवस्था में रखा। तो जो अगस्त कॉम्टे जिन्होंने विज्ञान को वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था, उन्होंने गणित से स्टार्ट किया था और ज्योतिष, तो इन विज्ञानों को उन्होंने सबसे नीचे रखा क्योंकि ये अमूर्त है, इनको हम प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते, अमूर्त तथ्य है। वहीं उन्होंने फिर जीव विज्ञान, समाजशास्त्र को सबसे ऊपर रखा क्योंकि ये समाज में व्यक्तियों का जाल, समाजशास्त्र व्यक्तियों के संबंधों का, जिन्हें हम देख भी सकते हैं। जीव विज्ञान में भी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम देख सकते हैं, जिनका अवलोकन हम कर सकते हैं।
तो इसलिए उन्होंने इन्हें प्रत्यक्षवादी व्यवस्था में रखा, क्योंकि प्रत्यक्षवादी जिसको हम देख सकते, जिसका अवलोकन कर सकते हैं। तो प्रत्यक्षवाद ने 19वीं शताब्दी के परंपरागत विचारों और मूल्यों को क्या चुनौती दी। जो परंपरागत विचार, जो वैल्यूज थे, उनको चुनौती दी। और यह चुनौती इसलिए थी कि प्रत्यक्षवाद ने धर्म तथा तत्व मीमांसा की दोषपूर्ण अवधारणाओं को अस्वीकार कर दिया। तो वही कि प्रत्यक्षवाद जो कि, क्योंकि मैंने बताया कि शॉर्ट्स वीडियो में कि जो अगस्त कॉम्टे ने उन्हें प्रगति का त्रिस्तरीय नियम या समाज के विकास का 3 स्तरीय नियम दिया था, जिसमें उन्होंने पहले धार्मिक स्तर बताया था, फिर तात्विक स्तर बताया था, फिर लास्ट में उन्होंने प्रत्यक्षवादी स्तर या वैज्ञानिक स्तर बताया था। तो जो वैज्ञानिक स्तर है उसी के आधार पर उन्होंने धार्मिक स्तर है, जिसमें धर्म की प्रधानता की सभी घटनाएं जो होती है वो अलौकिक शक्ति के द्वारा होती है, ईश्वर प्रधान होती है। और जो तत्व मीमांसा, जिसमें राजा या चर्च की सत्ता हो गई थी कि राजा जो चर्च है वो ईश्वर के प्रतिनिधित्व है। तो इन सब की जो दोषपूर्ण अवधारणाओं को उन्होंने अस्वीकार कर दिया, और यह उस दर्शन शास्त्र को रद्द करता जो तत्व मीमांसा की परिधि में बंधा हुआ था। और जो उस टाइम पर जो थ्योरी, जो विचारधारा चल रही थी ईश्वर के आधार पर या चर्च राजा के आधार पर जो विचारधारा चल रही थी, जो तत्व मीमांसा की परिधि में बंधा था उस टाइम पर, उसको रद्द कर दिया। उस दर्शन शास्त्र को, जो धर्म प्रधान था, जो तत्व तात्विक स्तर से जुड़ा हुआ था कि जो ईश्वर है उसका प्रतिनिधि राजा है या पुरोहित है, ऐसी विचार दर्शन शास्त्र को उन्होंने रद्द कर दिया। फिर विज्ञान के विकास तथा प्रबोध ने इस युग के विचारकों को तर्क संगत बना दिया। फिर विज्ञान का भी और डेवलपमेंट हुआ, आविष्कार भी हुए, और जो प्रबोध युग है कि लोगों में जो तर्क प्रधान जागरूकता हुई, तो इस युग के विचारकों को क्या और तर्क संगत बना दिया। वे आलोचक बन गए स्टार्टिंग में, तो उन्होंने संपूर्ण विचारधाराओं को आलोचना की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रबोध युग के विचारक यह प्रयास करते रहे कि वे समाज विज्ञानों और इस अर्थ में समाजशास्त्र को एक विज्ञान का दर्जा दे सके। तो वही है कि वो फिर ऐसे नियम और सिद्धांतों की खोज करने लगे जिससे समाज विज्ञान को भी क्या विज्ञान का दर्जा मिल सके। अब समाजशास्त्र प्राकृतिक विज्ञान की हैसियत में आ जाए, क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान भी सिद्धांतों नियमों पर ही चल रहा है। अपने इस प्रयास में इन विचारकों ने परिवार, प्रजाति, धर्म सभी पर आक्रमण किया। उन्होंने समाजशास्त्र में सबसे पहली बार सिद्धांत निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया, जैसे कि अगस्त कॉम्टे ने प्रगति का त्रिस्तरीय नियम दिया, समाज के विकास का प्रत्यक्षवाद दिया, वो भी एक सिद्धांत है। अब 18वीं तथा 19वीं शताब्दी के विचारकों ने धर्म पर बहुत कुछ लिखा है। यह लिखावट तर्क तथा सत्य की खोज में की गई है। मार्क्स कहते हैं कि धर्म कुछ नहीं है, पूंजीवाद का क्या ढकोसला है, एक नकाब है, सब मिलाकर अफीम का एक ऐसा नशा है जो उन्हें शोषण के प्रति आवाज़ नहीं उठाने देता, बेसुध कर देता है। पूंजीवाद मजदूर के शरीर पर एक घाव कर देता है और उसे निचोड़े हुए नींबू की तरह नीरस कर देता है, फिर भी धर्म उसे क्या सुलाए रखता है। और धर्म जो इस युग की चुनौती है उसके बारे में मैक्स वेबर ने भी लिखा है। उनकी प्रतिक्रिया दूसरी है, वे कहते हैं कि प्रोटेस्ट धर्म यानी उसने काल्विनवाद संप्रदाय के आचार्यों की देन है कि यूरोप में पूंजीवाद आया है। कि मतलब जो मैक्स वेबर है वो भी बोलते हैं कि धर्म के कारण ही उस यूरोप समाज में क्या पूंजीवाद आया है, और भी प्रोटेस्ट धर्म के कारण। उसमें ऐसे विचार थे जिसको व्यक्तियों ने फॉलो करा और पूंजीवाद का विकास किया। तो वही है कि जो मार्क्स है वो मानते हैं कि धर्म अफीम है, और जो पूंजीवाद है उसने उसको गढ़ा है, और जिससे जो श्रमिक वर्ग जिसका शोषण किया जाता है वो उनके शोषण के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाता है धर्म के कारण। और वहीं मैक्स वेबर है वो ये मानते हैं कि जो प्रोटेस्ट धर्म है उनमें ऐसे आचार जिसने पूंजीवाद का विकास किया है, तो पूंजीवाद की उत्पत्ति धर्म के कारण ही हुई है। तो जहाँ मार्क्स कहते हैं कि
कि जो समाज में जो बदलाव है उत्पादन शक्तियों और उत्पादन संबंधों में बदलाव के कारण आता है कि जब प्रौद्योगिकी बदलती है शक्तियाँ, तो उत्पादन संबंध भी बदल जाते हैं। तो वहीं मोटे रूप में वेबर कहते हैं कि यह बदलाव धर्म यानी विचारों द्वारा होता है। तो समाज में जो बदलाव है मैक्स वेबर के अनुसार जो विचार है उनमें बदलाव के कारण हुआ है, जो धर्म के अंतर्गत आते हैं जो विचारधारा। धर्म के संबंध में विचारकों का एक ग्रुप कहता है कि समाज में परिवर्तन आ जाता है, तो दूसरा ग्रुप इसे अफीम से ज़्यादा कुछ नहीं मानता। तो वही है कि जैसे मैक्स वेबर मानते हैं कि धर्म के कारण समाज में बदलाव आता है क्योंकि उसमें से विचार आते हैं जो समाज में बदलाव कर देते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसा नहीं कि धर्म स्थिर ही रहता है उस विचारों से, उसमें और भी परिवर्तन आता है समय के साथ साथ। तो वही समाज में बदलाव करता है, किंतु जो मैक्स वेबर कार्ल मार्क्स तो ये मानते हैं कि धर्म अफीम है और वो व्यक्ति को क्या सुलाए रखता है। उसको सक्रिय नहीं होने देता, क्रियाशील बना देता है। तो इधर मार्क्स और वेबर की तरह दुर्खिम ने भी धर्म पर अपनी प्रतिक्रिया जड़ी है। जो दुर्खिम है उन्होंने दुनिया भर की वस्तुओं को केवल दो भागों में बांटा, पवित्र और अपवित्र। जिन वस्तुओं के प्रति हमारे मन में आदर प्रतिष्ठा है वे सब वस्तुएं पवित्र है और जो पवित्र नहीं है वो अपवित्र है। दुर्खिम सामाजिक सुदृढ़ता के लिए धर्म को एक आवश्यक सामाजिक तथ्य की तरह स्थापित करते। दुर्खिम मानते हैं कि अगर समाज में यूनिटी है, समाज सुदृढ़ है, तो उसका कारण क्या धर्म है, क्योंकि धर्म व्यक्ति को जोड़े रखता है, उनमें आस्था विश्वास पैदा करता है। और हमारा आग्रह है कि जब कभी इतिहास का कोई युग किसी चुनौती को रखता है तो इस युग के विचारक अपनी अपनी दृष्टि से उस चुनौती की प्रतिक्रिया देते हैं। तो वही है कि मतलब जिस युग में जो भी चुनौती आती है, जैसे बदलाव हुआ सामंतवादी व्यवस्था के विरुद्ध में यूरोप में, तो जो फ्रांस, जो कि दुर्खिम भी फ्रांस के ही हैं, मैक्स वेबर जर्मनी के हैं और अगस्त कॉम्टे भी फ्रांस के ही हैं, तो उन्होंने उस टाइम की चुनौती का अपने अपने हिसाब से उत्तर दिया। मार्क्स ने धर्म को अफीम माना और पूंजीवाद जो औद्योगिकरण के लिए आया उसको शोषण का एक कारक माना। वहीं जो जर्मनी के मैक्स वेबर उन्होंने बोला कि जो प्रोटेस्टेंट धर्म है उनमें ही पूंजीवाद के गुण थे, इसलिए पूंजीवाद आया धर्म के कारण ही। और वहीं दुर्खिम मानते हैं कि जो धर्म है वो समाज को सुदृढ़ करता है, एकता के सूत्र में बांधता है, व्यक्तियों में अनुकूलन लाता है। उसके बाद 18वीं और 19वीं शताब्दी के यूरोप में प्रबोध युग ने समाजशास्त्र और सामाजिक विज्ञानों को प्रत्यक्षवाद तथा विज्ञानवाद के परिणाम स्वरूप सिद्धांत निर्माण के क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदान की। तो वही कि 18वीं और 19वीं शताब्दी के यूरोप के प्रबोध युग में जो स्टार्टिंग के समाजशास्त्री आए, फिर उन्होंने प्रत्यक्षवाद और विज्ञानवाद के कारण सिद्धांत निर्माण में के लिए एक दिशा प्रदान कर दी। अब यह सोचा जाने लगा कि जब ज्ञान के क्षेत्र में प्राकृतिक विज्ञान हो सकते हैं तो सामाजिक प्रघटनाओं के अध्ययन के लिए समाज विज्ञान क्यों नहीं हो सकता। कि जो ज्ञान की एक शाखा अगर प्राकृतिक विज्ञान हो सकती है तो समाज की एक शाखा समाजशास्त्र क्यों नहीं हो सकती। इस प्रश्न का उत्तर इस युग के विचारकों ने देने का प्रयत्न किया था, जो 18वीं से 19वीं शताब्दी के विचारकों ने। अब 17वीं शताब्दी का जो ज्ञान निगमनात्मक था, जो 17वीं शताब्दी है 1600 वाली जो शताब्दी 1699 जो सामंतवादी व्यवस्था थी, तो उसका ज्ञान निगमनात्मक था। निगमनात्मक का मतलब ये होता है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो वहाँ पर जो सामान्य सिद्धांत यही लागू किए गए थे कि जो सामाजिक घटनाएं घटित हो रही है, राजनीतिक क्षेत्र में जो घटनाएं घटित होती है वो धर्म प्रधान है, ईश्वर के द्वारा क्रियान्वित है, एक सामान्य नियम चला था जो विशिष्ट की ओर गया था। और अब प्रबोध जब युग आया 18वीं से 19वीं शताब्दी में, तो इसे नई दिशा दे दी। डेकार्ट ने समझ पर अधिक जोर दिया, वे निगमनात्मक थे उसी टाइम के। और प्रबोधकालीन जो विचारक थे उन्होंने विश्लेषणात्मक बन गए थे, वो विश्लेषण कर रहे थे हर तथ्य का, हर परिस्थिति का। अगस्त कॉम्टे हो गए, मैक्स वेबर हो गए, ये सब विश्लेषणात्मक विचारक है।
उनका झुकाव न्यूटन की तरफ था। न्यूटन शेप के गिरने का अवलोकन करता और इनका अनुभव करता। प्रबोधकालीन विचारक भी इसलिए अब प्रघटनाओं को देखकर उनका अनुभाविक अध्ययन करते। अध्ययन सामग्री इन विचारकों के लिए तथ्यों का जंगल नहीं है। अब जो अध्ययन सामग्री थी, जो कोई भी घटना घटित होती तो उनके लिए अब जंगल नहीं थी, आंकड़े बेमतलब भी नहीं थे। यदि विश्लेषण किया जाए तो इन तथ्यों या अध्ययन सामग्री में भी हमें निश्चित स्वरूप मिलेंगे, प्रतिमान मिलेंगे, इनके बीच में नियमितताएं मिलेगी और संबंध मिलेंगे। तो वही है कि प्रबंधकालीन विचारक की मानते जो भी घटनाएं घटित होती समाज में उसका हम अवलोकन कर सकते हैं और अनुभविक अध्ययन भी किया जा सकता है। अगर आत्महत्या की चीज़ें होती है, जैसे दुर्खिम ने आत्महत्या का अध्ययन किया था, तो उन्होंने उसका एम्पेरिकल अनुभविक अध्ययन भी किया था। और इन विचारकों ने यह मानना था कि जो तथ्य अब जंगल है ही नहीं, समाज में जितने भी डाटा से वो जंगल नहीं है, कोई आंकड़े भी जितने बेमतलब के नहीं हैं, उनका विश्लेषण किया जा सकता है। इन तथ्यों और अध्ययन सामग्री में एक निश्चित स्वरूप मिल सकते हैं, पैटर्न्स मिल सकते हैं, इनके बीच रेगुलेशन चलते हैं और रिलेशन भी मिलते हैं, क्योंकि प्रत्येक डाटा दूसरे डाटा से क्या जुड़ा होता है, तो इसका हम अध्ययन कर सकते हैं। तो यह प्रबोध युग के कारण ही था कि इस युग के विचारकों ने समाजशास्त्र की परिभाषा एक विज्ञान के रूप में की। तो यही कि विचारकों ने भी समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। दुर्खिम ने तो बड़े मोटे अर्थों में कहा है कि समाजशास्त्र तो केवल सामाजिक तथ्यों का विज्ञान है। तो उन्होंने दुर्खिम ने यही बोला है कि जो समाजशास्त्र क्या है, सामाजिक तथ्यों का विज्ञान है। और सामाजिक तथ्य वे होते हैं जो परिभाषिक होते हैं, जिनकी शब्दावली निकल सकती है, उन्हीं को उन्होंने सामाजिक तथ्य, धर्म को हम परिभाषित कर सकते हैं, इसलिए वो सामाजिक तथ्य है। इसके अलावा इन्होंने जो सामूहिक प्रतिनिधित्व वाली प्रणाली, ये प्रतिनिधित्व का सिद्धांत दिया था, प्रतिनिधान वाली, तो उसको भी हम परिभाषित कर सकते हैं। तो सामाजिक तथ्य ऐसे होते हैं जिनको हम, जैसे परिवार, ये भी सामाजिक तथ्य ही है, जिस परिवार को भी हम परिभाषित कर सकते हैं, विवाह को परिभाषित किया जा सकता है, राज्य को परिभाषित किया जा सकता है। तो ये सब सोशल फैक्ट्स है और उनके अनुसार समाजशास्त्र इन्हीं सामाजिक तथ्यों का एक विज्ञान है। पैरेटो ने सामाजिक प्रघटनाओं के अवलोकन तथा तर्क पर भी जोर दिया था। पैरेटो भी 1881 के हैं, 1881 के लगभग। तो पैरेटो ने भी सामाजिक प्रघटनाओं के अवलोकन तथा तर्क पर जोर दिया। इसकी परिभाषा में उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र तार्किक प्रयोगात्मक है, कि समाजशास्त्र का हम तार्किक रूप से प्रयोग कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल। जब किसी ज्ञान शाखा को विज्ञान का दर्जा देते हैं तो उसकी अध्ययन विधि भी निश्चित रूप से तार्किक तथा वैज्ञानिक होनी चाहिए। तो वही है कि जब किसी हम शाखा को विज्ञान का दर्जा देते हैं तो उसकी विधि भी तार्किक और वैज्ञानिक होनी चाहिए। इसीलिए दुर्खिम ने समाजशास्त्र की अध्ययन विधि को निश्चित रूप देने के लिए 1895 ईस्वी में द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मैथड्स नामक एक पुस्तक भी लिखी थी उन्होंने, समाजशास्त्र की विधि को बताने के लिए कि उसके द्वारा अध्ययन किया जा सकता है। और इस पुस्तक में समाजशास्त्री तथ्य को समाजशास्त्री विधि का बहुत बड़ा आधार मानते हैं, जो सामाजिक तथ्य है, जो सोशल फैक्ट्स हैं। जब दुर्खिम सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी पुस्तक इनकी जो 1924 में आई थी, समाजशास्त्र और दर्शन की व्याख्या करते हैं उसमें, सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी में, तब उन पर प्रबोध युग का पूरा प्रभाव देखने को मिलता है। वे कहते हैं कि यदि दर्शन शास्त्र अनुभाविक नहीं बनता, अवलोकन नहीं करता, तो यह केवल तार्किक मात्र रह जाता और केवल तर्क विज्ञान नहीं है, विज्ञान के लिए अनुभाविक होना आवश्यक है। तो मतलब ये है कि जो, क्योंकि दर्शन शास्त्र भी आ चुका था, समाजशास्त्र के पहले ही दार्शनिक थे, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, ये सब दार्शनिक विचारक है। तो उन्होंने ये कहा था कि जो उन्होंने जो तर्क लगाया था, जो भी घटनाओं के पीछे, समाजशास्त्र की घटनाओं के पीछे जो अपना तर्क लगाया था, तो दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आता है। तो वो एक तार्किक चीज़ थी, मगर उस तार्किक चीज का जब हमने अनुभाविक रूप से, क्षेत्रीय रूप पे अध्ययन किया तो एम्पेरिकल बन गया। तो जो सामाजिक घटनाएं जो थी, जो तर्क प्रधान थी उस टाइम पर, जो प्लेटो अरस्तु के द्वारा तो तार्किक सोच, अपनी जो विचारधारा लाई जा रही थी, उसको जब जमीनी स्तर पर देखा गया तो एम्पेरिकल बन गया। तो जब समाजशास्त्र की जो घटनाओं को जब अनुभाविक अध्ययन हो गया, तब वह विज्ञान की कसौटी में आने लगा। तो जो दुर्खिम है, उन्होंने भी जमीनी स्तर पर अध्ययन किया तो वो विज्ञान बन गया। तो यही बोला है कि
केवल तर्क विज्ञान नहीं है, विज्ञान के लिए अनुभाविक होना भी आवश्यक है। वास्तव में प्रबोध युग की एक समस्या विधि की रही है। विधि की मतलब कैसे हम किसी घटना का अध्ययन करें, कौन सी विधि अपनाएं। इसके प्रत्युत्तर में मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को विधि या सिद्धांत का आधार मानते हैं। उन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद बताया कि कोई भी विचार, मतलब जो विचार है या जो प्रणाली है उनमें द्वंद्व होता है, फिर वो आगे का उसका विकास होता है। जैसे उन्होंने समाज के विकास को ऐसे ही बताया कि जो दो वर्ग है उनमें द्वंद्व होता है, उसके बाद दूसरा संबंध आता है, वर्ग आता है। तो उन्होंने इस विधि के द्वारा ही बताया कि समाज का विकास ऐसे ही हो रहा है, द्वंद्व के माध्यम से। पर मैक्स वेबर ने भी एक विधि बताई थी, जिसे उन्होंने आदर्श प्रारूप बताया था कि अगर कोई घटना है उससे रिलेटेड जो भी वैलिड कारण है उसका एक आदर्श प्रारूप बना लेना चाहिए, फिर उस घटना का अध्ययन करना चाहिए। फिर 19वीं शताब्दी की प्रबोध जनित समस्या विज्ञान और प्रत्यक्षवाद की थी। तो प्रबोध जनित समस्या यही थी कि कैसे हम समाजशास्त्र को विज्ञान बनाया जाए, कैसे उसे प्रत्यक्ष रूप में स्थापित किया जाए उनकी घटनाओं को। और इस युग के सभी विचारकों ने अपने अपने ढंग से इस चुनौती का फिर मुकाबला भी किया। 19वीं शताब्दी के विचारकों की एक और चुनौती उपनिवेशवाद की भी थी। ये चुनौतियाँ थी से विज्ञान और प्रत्यक्षवाद समाजशास्त्र को उस रूप में स्थापित करने की। इसके अलावा जो उपनिवेशवाद था उस टाइम पर, वो भी था 19वीं शताब्दी में, क्योंकि औद्योगिक क्रांति आ गई थी। उपनिवेशवाद का मतलब ये होता है कि दूसरे क्षेत्र को या राज्य को अपने अधीन कर लेना। तो उपनिवेशवाद के साथ साम्राज्यवाद भी जुड़ा था कि अपने क्षेत्र को बढ़ाना। इस युग में जिन देशों ने औद्योगिकरण के क्षेत्र में अपनी उत्पादन शक्तियों को बढ़ा लिया था, औद्योगिकरण 1760 में आ गया था, ब्रिटेन में धीरे धीरे शब्द 19वीं शताब्दी तक काफ़ी विस्तृत हो गया था, लोगों ने इसको काफ़ी अपना लिया था। तो उन्होंने अपनी उत्पादन शक्ति को बढ़ा लिया। उन देशों ने नए बाजारों की खोज में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को अपना हथियार बनाया। फिर नए बाजार उन्होंने खोजे और साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को अपना हथियार बनाया। उसको खोजने के लिए फ्रांस ने बराबर यह कोशिश की कि अफ्रीका और एशिया के पिछड़े देशों पर अपना अधिकार जमाया जाए, जिससे उसे नया बाजार मिले। हम जानते हैं कि डुप्ले ने दक्षिण भारत में प्रवेश किया और उसने बाजार की प्रतियोगिता में क्लाइव से संघर्ष किया। इधर शताब्दी के औद्योगिकरण का केंद्र इंग्लैंड बन गया था। तो वही कि डुप्ले ने भी दक्षिण भारत में प्रवेश किया था और बाजार की प्रतियोगिता में जो क्लाइव है उससे संघर्ष किया। फिर जो इंग्लैंड था वो तो उद्योग का सबसे बड़ा हब बन गया था और उसका विकास अच्छी अवस्था में उस टाइम पे चल रहा था औद्योगिकरण के कारण, और सारे यूरोप में बेमिसाल था। वाटरलू की लड़ाई के बाद दक्षिणी जर्मनी के दार्शनिकों में हीगल भी थे। तो हीगल ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में इंग्लैंड का कोई सानी नहीं था, मतलब कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था उस टाइम पर। इस देश के विकास का आधार वाणिज्य और उद्योग था। तो इंग्लैंड का जो विकास का आधार यही था, वाणिज्य, व्यापार और उद्योग। और ऐसा लगता है कि इंग्लैंड ने दुनिया भर में सभ्यता को फैलाने का मिशन जो था अपने कंधों पर ले लिया था। ये हीगल ने बोला था वो कि अपनी सभ्यता को फैला रहा था। जो औद्योगिक सभ्यता थी वह तो एक प्रकार से सभ्यता का दूत था, मसीहा बन गया। उसने अपनी वाणिज्य की भावना का विस्तार 7 समुद्र पार रहने वाले असभ्य लोगों को सभ्य करने का बीड़ा उठा लिया था। वही अपनी वाणिज्य की भावना की नीति से जो 7 समुद्र पार, जैसे एशिया महाद्वीप ये में भी अपनी सभ्यता को फैलाया, तो वो यही काम कर रहा था कि वो सभ्य लोगों को सभ्य करने का उसने बीड़ा उठा लिया। हीगल की ये कह रहे हैं। वह तो चाहता था कि लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकता को और बढ़ाएं, हिंसा के जीवन को छोड़े तथा धन संपत्ति के प्रति आदरणीय भावना को अपनाएं। तो दक्षिण अफ्रीका और भारत में जब अंग्रेज आए तो उनका बुनियादी उद्देश्य यही था, उपनिवेशवादी न होकर अपने वाणिज्य को फैलाना था। वे तो व्यापार करना चाहते थे। इन देशों के सामने वे विशुद्ध रूप से व्यापारी थे। इंग्लैंड की इस वाणिज्य तथा औद्योगिक प्रवृत्ति के प्रति टीका करते हुए हीगल ने कहा है, तो वही है कि औद्योगिक प्रवृत्ति के प्रति टीका करते हुए हीगल ने यही बोला है, थोड़ा व्यंग भी किया है, कि अंग्रेजों का भौतिक अस्तित्व वाणिज्य और उद्योग पर आधारित था,
जो अंग्रेजों का जो भौतिक अस्तित्व क्या वाणिज्य और उद्योग पर ही टिका हुआ था। और उन्होंने इस तथ्य पर अपने आप को दुनिया भर की सभ्यता का मसीहा समझ रखा है। यह इसलिए कि उनके वाणिज्य का उत्साह उन्हें 7 समुंदर पार करने और बियावन जगहों में जाने के लिए प्रेरित करना है। कि जो वाणिज्य जो वो चीज़ सीख चुके थे वो सब दूर फैलाना चाह रहे थे, और वे जंगली लोगों के साथ तालमेल बिठाते हैं, उनमें आवश्यकताएं पैदा करते हैं, उन्हें झकझोरते हैं और ऐसी दशाएं पैदा करते हैं कि वे वाणिज्य के शिकंजे में क्या फंस जाते हैं और अंत में चलकर अपने बेकानूनी और बहसी जीवन को छोड़कर संपत्ति तथा नागरिक जीवन की ओर आकृष्ट होते हैं। तो वही है कि जो औद्योगिकरण है इंग्लैंड में काफ़ी अच्छा हुआ, क्योंकि आविष्कार भी हुए। तो औद्योगिकरण और वाणिज्य की नीति जो अंग्रेजों में आ गई थी, तो उस नीति को उन्होंने दूसरी जगहों 7 समुंदर पार भी फैलाया, वहाँ के जंगली लोगों को बताया, उनकी आवश्यकताएं और बढ़ा दी और उन्हें वाणिज्य के शिकंजे में फंसा लिया और उनके जो बेकानूनी वैसे जीवन को छोड़कर वो संपत्ति नागरिक जीवन की ओर आकृष्ट हो गए। अभी शताब्दी में इस तरह फ्रांस और इंग्लैंड के अतिरिक्त कई छोटे बड़े देशों ने दूसरे देशों में जाकर, मतलब फ्रांस और इंग्लैंड ने तो बाजार तलाशा ही था, इसके अलावा छोटे बड़े अन्य देशों, जर्मनी हो, पुर्तगाल हो गया, इन देशों ने भी दूसरे देशों में जाकर औद्योगिक सभ्यता को बेचा। 1819 ईस्वी में अटलांटिक समुद्र को जहाज से पार किया गया। तो जो अटलांटिक जो समुद्र है, जो यूरोप महाद्वीप के आसपास ही है ऊपर, उसको जहाज से पार किया। आने वाले दशक में फिर बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी में रेल व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। जो बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी रेल व्यवस्था का सूत्रपात हुआ, तो ये कि रेल व्यवस्था बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी में आई। उसके 40 वर्ष बाद ही, जब रेलवे स्थापित हुई, उसके 40 वर्ष बाद ही अमेरिकी आविष्कारक जो थे मोर्स के प्रयास से सारे यूरोप में तार व्यवस्था को लागू कर दिया गया बिजली व्यवस्था के लिए। फिर 5वें दशक में जाकर बेतार व्यवस्था दुनिया भर में फैल गई। उसके बाद 5वें दशक में ही उसके में यानी 40 वर्ष, आप सोचो 40 वर्ष के बाद फिर 5वें दशक में 10 वर्ष, मतलब 5वें 10 साल और जोड़ लो तो 90 वर्ष, ठीक है ना। जब रेल व्यवस्था के बाद 90 वर्ष में, तो 19वीं से 20वीं शताब्दी तक आ चुके हैं। तो बेतार व्यवस्था दुनिया भर में फैल गई। फिर 7वें दशक में अंतर्देशीय डाक व्यवस्था भी स्थापित हो गई। ये सब 20वीं शताब्दी में चल रहा है, डाक व्यवस्था स्थापित हो गई। इन आविष्कारों के 2 बड़े परिणाम सामने आए। पहला तो यह है कि वाणिज्य और आविष्कार सारी दुनिया में फैल गए, और दूसरा यह है कि गांव और शहर की जनसंख्या में अंतर बढ़ गया, क्योंकि गांव शहर जो कि सिमिलर थे, तो तो शहरी जनसंख्या बढ़ गई, तो अंतर काफ़ी बढ़ गया। यह परिवर्तन विशेषकर जर्मनी में देखने को मिला। यह राज्य 1871 ईस्वी में संस्थापित हुआ था, जर्मनी। इसमें मनचाही जमीन पर किसान खेती करते थे और वे ये खेतीहर एक शक्तिशाली कौम थे। लेकिन जो ही तार, टेलीफोन, बिजली, रेल और लोहे जैसे धातुओं का आविष्कार हुआ, जर्मनी शक्तिशाली बन गया। फ्रांस के साथ युद्ध में वह विजयी हुआ। 1849 से 1910 ईस्वी में जाकर केवल 60 वर्षों में ही इसकी जो जनसंख्या है 4 गुना बढ़ गई। शहरी जनसंख्या 4 गुना बढ़ गई 60 वर्षों में ही, 1849 ईस्वी से 1910 में जाकर। ये सब उतार चढ़ाव किसी भी दृष्टि से देखे तो क्रांतिकारी ही थे। इसने संपूर्ण यूरोप के सामने पूंजीवाद की समस्या को रख दिया, और पूंजीवाद से जुड़ी साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की समस्याएं भी आ गई। तो वही स्टार्टिंग में औद्योगिकरण की समस्या थी, सामंतवाद की समस्या थी, धार्मिक समस्याएं थी,
उसके बाद जैसे ही औद्योगिकरण हुआ तो पूंजीवाद की समस्या आ गई, फिर साम्राज्यवाद की समस्या, फिर उपनिवेशवाद की समस्या चुनौती बन गई। अतः कार्ल मार्क्स ने इस चुनौती का प्रत्युत्तर दिया। उन्होंने बताया कि दुनिया की उत्पादन विधियां औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप यानी उत्पादन शक्तियों के परिणाम स्वरूप दो भागों में बढ़ गई। उत्पादन शक्तियां पहली तो जो कि यूरोप में जो थी जो कि तकनीकी और औद्योगिक थी उत्पादन शक्तियां, वहीं जो एशिया की जो उत्पादन विधि थी वो सामंतवादी कृषि जनक थी। तो उस टाइम पर वही है कि उस टाइम पर उन्होंने देखा कि यूरोप महाद्वीप में थी वो उत्पादन विधि टेक्नोलॉजी और औद्योगिक थी, और एशिया में तो सामंतवादी कृषि जनक ही थी उस टाइम पे। अतः मार्क्स ने एशिया की उत्पादन विधि पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि एशिया का समाज वर्ग समाज नहीं था उस टाइम पे। उन्होंने ये कहा कि एशिया का समाज वर्ग समाज नहीं था जैसा यूरोप में था। यहाँ तो जिस पर शासन किया जाता था अर्थात प्रजा और शासन करने वाले के वर्ग के बीच संघर्ष था उस टाइम पर। मार्क्स ने अपने जीवन काल में कोई 3000 प्रश्न लिखे हैं और उन सभी प्रश्नों का तर्क यही था, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और उत्पादन विधि अर्थात पूंजीवाद से जुड़ा। दुर्खिम के सामने भी उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद महती समस्याएं थी उस टाइम पर। फिर अब दुर्खिम के सामने भी थी। वे इन समस्याओं के रूबरू अपनी जो पुस्तक लिखते हैं सोशियोलॉजिज्म तथा मोरल एजुकेशन, ये इनकी दो पुस्तकें हैं। सोशियोलॉजिज्म लिखी थी उन्होंने उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद के तह समस्याओं को देखकर, एक मोरल एजुकेशन लिखी थी उन्होंने पुस्तक। मैक्स वेबर भी साम्राज्यवादी संदर्भ में प्रभुत्व का आदर्श प्रारूप देते हैं इसी टाइम पर। तो ये कि जैसी जैसी परिस्थितियाँ थी वैसा वैसा इन समाजशास्त्रियों ने एनालिसिस किया समाज के संदर्भ में और अपनी अपनी पुस्तकें में उनका वर्णन किया, अपनी तर्क दृष्टि के आधार पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। फिर मार्क्सवादी साम्राज्य और गैर मार्क्सवादी साम्राज्य में कुछ बुनियादी अंतर है। मतलब कुछ लोग जो मार्क्सवाद को फॉलो करते हैं जो, और कुछ लोग जो मार्क्सवाद को फॉलो नहीं करते हैं, तो दोनों में अंतर यही था कि जो मार्क्सवादी विचारक थे आधुनिक समाज को अनिवार्य रूप से वर्ग समाज मानते थे। जो मार्क्सवादी मानते थे कि आधुनिक समाज है वर्ग समाज है और दोनों में संघर्ष होता है, समाज में बदलाव होता है। किंतु जो गैर मार्क्सवादी समाज को क्या प्रकारात्मक समाज मानते हैं कि जो भी समूह है वो एक दूसरे से प्रकार्य के द्वारा क्या जुड़े हुए हैं, और विभिन्न व्यवसाय और उद्योग धंधे प्रकारात्मक समाज में एक दूसरे के कार्य से क्या जुड़े हुए हैं भाई। तो ये समाज में क्या एक मत तल आता है। जो गैर मार्क्सवादी तो ये मानते हैं समाज प्रकारात्मक है और हर एक समूह या हर एक अंग दूसरे व्यक्ति की का पूरक है और जो समाज में यूनिटी स्थापित करता है। इस समाज की व्यवस्था एक निश्चित पद्धति पर बनी हुई है और इसकी समस्याएं भी पद्धति समस्याएं हैं। तो वही है कि अगर कोई भी समस्याएं आती है इस प्रकारात्मक समाज में तो वो पद्धति की समस्याएं हैं, ऑर्डर के रूप में है, क्योंकि एक दूसरे के व्यक्ति पूरक भी है और इनकी जो भी समस्याएं हैं पद्धति रूप में उनका निराकरण भी हम पद्धति जन्य कर सकते हैं, पैटर्न के रूप में ही हो सकता है, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ी हुई है ये सब इकाइयाँ। तो हम उस इकाइयों के माध्यम से ही उन समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। तो ये गैर मार्क्सवादी मानते हैं। किंतु मार्क्सवाद क्या कहते हैं, अगर समाज में समस्याएं हैं तो उस समस्या का समाधान सिर्फ क्या है, संघर्ष। संघर्ष है और क्रांति है। अगर हम समाज में सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं मार्क्स मानते हैं, और उसका हल केवल क्या क्रांति ही है। हम क्रांति के बदौलत ही समाज में बदलाव कर सकते हैं। और जो गैर मार्क्सवादी है वो मार्क्सवाद के विपरीत है। ये विचारक मानते हैं कि इतिहास के भी कुछ नियम होते हैं। उनका कहना है कि यदि इतिहास के नियम हो भी तो वे निश्चित नहीं है। उनका आरोप है कि मार्क्सवादी विचारक जिन नियमों को इतिहास का नियम मानते हैं उनकी कोई वैचारिक वैधता नहीं है। और साफ बात यह है कि गैर मार्क्सवादी समाजशास्त्री बुनियादी रूप से विश्लेषणात्मक तथा अनुभाविक है। तो वही है कि जो गैर मार्क्सवादी है विश्लेषणात्मक और अनुभाविक है, और जो मार्क्सवादी जो ऐतिहासिक नियमों को फॉलो करते हैं तो वैधता पूर्ण विचार नहीं है उनके। वे तो व्यक्तियों के जीवन की पड़ताल केवल इन दो कारकों पर ही करते हैं। गैर मार्क्सवादी विचारक वर्तमान समाज व्यवस्था के प्रति हमदर्दी का रवैया अपनाते हैं और वे समाज की वैधता को मानते हुए समाज के अंगों की आलोचना तो करते हैं लेकिन संपूर्ण समाज को अपनी स्वीकृति देते हैं। तो वही है कि अगर समाज के अंगों में समस्याएं होती है तो उसकी आलोचना भी प्रक्रियात्मक समाजशास्त्रियों द्वारा की जाती है, गैर मार्क्सवाद द्वारा, किंतु वो समाज को भी वो स्वीकार करते हैं।
कि जैसा भी समाज है वो। अब मार्क्सवादी और गैर मार्क्सवादी विचारकों को दो अलग अलग खेमों में रखना अनुचित होगा। समाज की एक तस्वीर को स्वीकार करके हम इसी समाज की दूसरी तस्वीर को ठुकरा नहीं सकते। समाज जटिल है, जहाँ इसमें ऐसे पहलू है जो सर्वमान्य और एकमत है, वहीं ऐसे पहलू भी है जो हमेशा विरोधी या संघर्ष में भी है। मतलब कुछ पहलू ऐसे भी है जो एकमतता की ओर या एकजुटता की ओर सोचते हैं जिनकी विचारधारा, और कुछ ऐसे भी हैं जो विरोधी और संघर्ष के मत को मानते हैं, उसमें उनमें संघर्ष भी होता रहता है समाज में। एक मत को संघर्ष से जुदा नहीं किया जा सकता, साथ ही संघर्ष को देखते हुए एकमतता को भी भुलाया नहीं जा सकता। एकमत और संघर्ष दोनों ही एक सिक्के का पहलू है। आजकल दुनिया भर के समाजशास्त्र में एक नया उपागम उभर कर सामने आया है। अब यह समझने का प्रयास किया जा रहा है कि मार्क्सवादी विचारक और गैर मार्क्सवादी विचार दो परस्पर विरोधी ध्रुवों की तरह नहीं समझा सकते। वास्तविकता यह है कि प्रत्येक समाज अपनी चुनौतियों को रखता है और हर युग में इतिहास साक्षी है, एक मत और संघर्ष की समस्याएं समाज ने रखी है। तो वही है कि प्रत्येक समाज में संघर्ष भी है और यूनिटी भी है। अगर हम आधुनिक समाज की हम बात करें तो आधुनिक समाज में भी संघर्ष भी है और यूनिटी भी चलती है। वैचारिक मतभेद भी है, वर्ग संघर्ष भी देखने को मिलता है, और वहीं जो प्रक्रियात्मक जो चीज़ें हैं जो चल रही एक दूसरे को कार्यों के प्रति है, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे के प्रति किसी न किसी उद्देश्य से जुड़े हुए हैं, तो संघर्ष को करते हुए भी उन्हें एकमतता क्या दिखानी पड़ती है। तो कोई भी समाज रातों रात नहीं बनता है, इसके विकास की एक निश्चित उद्विकासी प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया उस देश के इतिहास में निहित होती है। विचारक तो अपनी पृष्ठभूमि और संदर्भ के अनुसार समाज की चुनौती को अपनी प्रतिक्रिया के लिए उठा लेता है। तो वही है कि जो विचारक होते हैं जो उस समाज की जो चुनौती है उसको अपनी प्रतिक्रिया के लिए उठा लेता है और अपनी प्रतिक्रिया दे देता है। इसी में वह मार्क्सवादी विचारक बन जाता है। तो किसी भी विचारक पर चिंतन करते हुए हमें यही भूलना नहीं चाहिए कि उसकी जो कृतियाँ उसके उस युग की चुनौतियों का ही प्रत्युत्तर है। कि अगर हम जैसे मैक्स वेबर की कृति हो गई, दुर्खिम की या अगस्त कॉम्टे की जो भी रचनाएं हैं वो उस युग की चुनौती और प्रत्युत्तर का ही रूप है। प्रत्येक विचारक का अपना एक संदर्भ होता है, यह उस संदर्भ उसके देश के इतिहास, सामाजिक संरचना और चुनौतियों से भरा होता है। कोई भी विचारक तब विचारक का दर्जा पाता है जब वह अपने युग की इन चुनौतियों और संदर्भों के प्रति सजगता बदलता है। और अंत में कुछ विचारक की युगीन प्रासंगिकता थोड़ी होती है और कुछ की ज़्यादा, इक्के दुक्के की सर्वयुगीन या सनातन होते हैं। मतलब कुछ विचारक उसी युग में प्रासंगिक होते हैं, कुछ की उससे ज़्यादा होती है, कुछ तो सनातन होते हैं। जैसे सुकरात, प्लेटो, मार्क्स वेबर कुछ ऐसे विचारक हैं जिनकी प्रासंगिकता कई युगों को लांघ गई है। आज भी मार्क्स प्रासंगिक है। तो ये है प्रबोधन युग। और जिस काल में जैसी समस्याएं हैं वैसे ही समाजशास्त्रियों के विचार प्रत्युत्तर के रूप में देखने को मिलते हैं एनालिसिस के थ्रू, जो समाज के विकास और समाज के परिवर्तन को बताते हैं। तो धन्यवाद सभी को। और आगे चूंकि उत्तर संरचनावाद भी आ गया है, उसके विचारक भी हैं जिन्होंने समाजशास्त्र की विशेष सामग्री को अपने अनुसार विश्लेषित किया है, जो समाजशास्त्र का विकास कर रहा है।